felicitate our guest of honor, Shri Mahesh Chandra Pant. And now I would request Director Sir to felicitate our author, Shri Niranjan Dev Bhardwaj ji. कृषि, पर्यावरण, जल, वाटर लेवल, जो भूमि के अंदर वाटर लेवल है वो, ये सब इन नदियों पर, लेक्स पर, पॉन्ड्स पर, पुकुर, बंगाल में पुकुर भी कहते हैं, छोटे छोटे तालाब बने हुए, उनमें जो जल संधारित होता है उस पर आधारित है। जल का जिस प्रकार दोहन हो रहा है, जिस प्रकार जल बात की गई, जल पीने लायक नहीं रहा, सही बात है। अधिकांश शहरों में जो जल प्रदाय किया जा रहा है, जिन पाइपलाइन से प्रदान किया जा रहा है, वो सीवेज से मिक्स होकर वाटर सप्लाई होता है। ग्वालियर में हमने जब मैं वकील था, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस संबंध में लगाया था। जितने भी विकसित देश हैं, जो इस समय औद्योगिक दृष्टि से मूर्धन्य पर है, सबसे अधिक जिनके यहाँ पर उत्पादन है, वो इसको लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है। और विश्व के उन देशों को ऊपर जो अपने विकास कर रहे हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने विकास की गति को मध्यम करें। इस समस्या का समाधान कैसे हो? हम अपने यहाँ ही देखते हैं कि विकास के कारण खेती की जमीन सीमित हो रही है, नई सड़कें निकल रही हैं, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, शहरों का विस्तार हो रहा है, सिंचाई के लिए कई नहरें निकल रही हैं। ये सब खेती की जमीन को सीमित कर दी जा रही है। दूसरी तरफ जो औद्योगिक विकास हो रहा है और जो व्यापारिक दृष्टि विकसित हो रही है, अभी 3-4 दिन पहले आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश के खरगोन के अंदर लगभग 1 लाख टी के पेड़, इनको काटा जा रहा है, शुरुआत हो चुकी है। कारण क्या है? कारण यह है, भूगर्भ वेत्ताओं ने बतलाया कि इसके नीचे हीरे की खदान है, तो उसके लिए कीमत प्रकृति को देनी पड़ रही है। हीरा भी प्रकृति ने बनाया, पेड़ भी प्रकृति ने बनाए, लेकिन पेड़ों के कारण जो पर्यावरण संरक्षण है उसको समाप्त करके हीरे की प्राप्ति के लिए उनको काटा जा रहा है। प्लेग के दौरान 14वीं शताब्दी में 75 मिलियन से लेकर 200 मिलियन के बीच में लोग मरे। उसके बाद जागृति यूरोप में बंद हुई, नया विचार आया, नया सोच आया
उन्नति हुई। तो इस प्लेटफॉर्म को कोरोना में हम साइबर फ्रेंडली हुए, साइबर स्पेस को यूज किया एक दूसरे के नजदीक आने के लिए। गेन हुआ, उसका दुरुपयोग भी है, उस दुरुपयोग में नहीं जाने की बात। नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, दूर दराज कैसे पहुंचे, कैसे सुविधाएं प्राप्त हों, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे विश्व में दम पड़ा ऑक्सीजन की कमी में, सारे विश्व में, हमारे देश में। अगर हम कहें हमारे यहाँ कोई कमी नहीं थी, गलत। अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे और अन्य सारे देशों में ऑक्सीजन की कमी हुई। तो ऑक्सीजन का दाता है कौन? ऑक्सीजन तो हमें आवश्यक थी, बीमारी के कारण आती आवश्यक थी, वो फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या जैसे भी फॉर्म में आवश्यक थी, गैसेस फॉर्म में। पर जिस चीज को जो ऑक्सीजन प्रदान बाय नेचर करता है, प्रकृति में प्लांट्स, वृक्ष, क्यों ना हम ये संकल्प लें इस पुस्तक के विमोचन के दिवस पर कि हम प्रत्येक वर्ष 10 वृक्ष लगाएंगे जो कि ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जैसे पीपल इत्यादि, इस तरह बरगद इत्यादि के बड़े पेड़ लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे। फिर आप देखिए, अगर हम ये संकल्प लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति इस संकल्प को पूरा करता है, कितना हम पूरे इस विश्व को, अपने देश को ही नहीं, पूरे विश्व की मानवता को, विश्व को बहुत कुछ देंगे। इस मातृभूमि का ऋण जो कि कभी चुक नहीं सकता, उसको चुकाने में थोड़ा सा अपना योगदान प्रदान करेंगे। द्वारा इस विषय पर पुस्तक लिखना प्रशंसनीय है। So it's time to listen our author. I request the author, who is a well-known environmentalist and international speaker who has given talks on ecological issues, Shri Niranjan Dev Bhardwaj ji, to tell us more about this book. Sir. परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा जी, वाइस चांसलर श्री महेश पंत जी, श्री युवराज मलिक, डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट, निरंजन देव भारद्वाज जी के माता पिता निरंजन जी, उनके अन्य परिजन, उपस्थित सुधीजन, मैं आज अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस पुस्तक के विमोचन से मुझे संयुक्त किया गया, आमंत्रण दिया। मैंने पुस्तक, समय कम था, पलटने की कोशिश की, उसका विहंगम अवलोकन किया। निरंजन जी ने इसमें वास्तव में मेहनत की है, पुस्तक अच्छी बन पड़ी है। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनके माता पिता को बधाई देता हूँ, उन्होंने जन्म दिया, जो आज इस बात की चिंता कर रहा है कि आज हम अपने अस्तित्व को, जितने हम सब, मैं अपने को भी शामिल करूँ, कैसे बचाएं, कैसे, हमारी स्वयं की क्या नैतिक जिम्मेदारी है। सिर्फ एक देश का दूसरे देश पर छोड़ देना, एग्रीमेंट्स हो जाना, अध्यक्ष महोदय ने इंगित किया इस ओर, क्या इससे दायित्वपूर्ण हो जाता है? बड़ा गंभीर विषय एक चर्चा का है।
हिमालय की बात की पंत साहब ने, हिमालय को खतरा, अगर हिमालय को खतरा है तो हमारा तो मक्खी मच्छर जैसा भी अस्तित्व उसके समक्ष हम लोग नहीं हैं, और वास्तव में भी नहीं। और अगर हम उससे हिमालय से भी तुलना ना करें तो मक्खी मच्छर से क्या ज्यादा अस्तित्व आज हमारा है। मेरे मत में सभी जीव का अस्तित्व एक समान है। किसी का जीवन आज, किसी का जीवन कल समाप्त होता है, परंतु और जीवों में और हमें अपने में कुछ फर्क करना। हमने प्रकृति के सोपान स्थापित किए, उन्नति की, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही गंगा मैली होती जा रही, यमुना अस्तित्व विहीन हो चुकी। नाले में गंगा, यमुना में, दिल्ली में आप जाकर देखें, एक बड़े नाले में एक छोटे नाले में आप अंतर नहीं कर सकते। ये वास्तविकता है। इसमें किसकी जिम्मेदारी? नमामि गंगे कई सालों से सुनते आ रहे हैं, अभी ये भारत परियोजना चालू है। पर गंगा का प्रदूषण कम करने में हमें किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह है। यह प्रश्न चिन्ह क्यों है? Kumar Mishra sir to share his thoughts with us. Sir. गंगोत्री, गंगा, फिर धरती। अब धरती पे हम क्या अत्याचार कर रहे हैं? हमें ज्यादा फसल चाहिए, हम उसमें घोर ऐसे फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ऐसे केमिकल्स डालते हैं, हमें चारों की फसल मिले। उन केमिकल्स का उपयोग कौन करेगा? उन ग्रेस का उपयोग कौन करता है? जानवर करते हैं, मैं करता हूं, आप करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। वो स्वयं जो उत्पादन करता है वो उपयोग करता है। भूमि उर्वरक नहीं रही जा रही है, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता जा रहा है। सब्जियों का, फूड का, मेडिसिन का, हर्ब्स का, अगर आप देखें ये पूरा एक चेन है इस प्रकृति में, जिसका हम दोहन करते हैं, जिसको हम उपयोग करते हैं। अगर हम उसका अधिक ऐसा उपयोग करेंगे जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, हीरे हमें चाहिए, बेशकीमती हैं, 1 लाख पेड़ की कीमत पर चाहिए। तो अगर 1 लाख की पेड़ की कीमत पर चाहिए ठीक की, तो क्या हीरे आपको वो जीवन दे देंगे जो कि पेड़ देंगे? हीरे भी आवश्यक है। एक सिल्विल कल्चर 100 साल की बात की, एक बांस को, पेड़ को 200 साल में काटने की, उसको फिर नहीं काटने देने का प्रयास किया गया। एक सिल्विकल्चरल साइकिल हुआ करती थी, और अभी भी है, वर्तमान में भी है। फॉरेस्ट के संबंध में एक सिल्विकल्चरल साइकिल होती है, जिसमें कि एक पेड़ को पर्टिकुलर एज के पहले नहीं काटा जा सकता, उसके तने की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, मोटाई इतनी, गोलाई इतनी होनी चाहिए, उससे पहले नहीं काटा जा सकता। इस प्रकार से उसकी संरक्षण किया जाता था कि आदमी जब अपना
आयु पूर्ण कर ले। जाना तो हमें एक दिन है, पर हमारी उपयोगिता जब खत्म हो जाए उस दिन हमें काटा जाए। परंतु अब उसका पालन न कर कंज्यूमरिज्म, कॉमर्शियलिज्म, उपभोक्तावाद इतना अधिक बढ़ चुका है, इतना अधिक दोहन हम करना चाहते हैं। पूरी इकोलॉजी देश की, इकोलॉजिकल बैलेंस, अरावली पहाड़ पर जिस तरह से कटाई की, जंगल और पहाड़ की खुदाई की जाती है माइनिंग के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट पिछले 25-30 वर्ष में इसको संरक्षित नहीं करता, मेरे ख्याल से कॉमर्शियलिज्म और भ्रष्टाचार अरावली का अस्तित्व समाप्त कर देगा। इस तरह से उसको आज भी न्यायालय की मानहानि के होने के पश्चात भी, भय के पश्चात भी उसका दोहन अरावली पहाड़ों का किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष कई कंटेंट पिटीशन हम लगाते थे, बुलाते थे, रोकते थे, इंजंक्शन फिर जारी करते थे उसको। ये सतत प्रक्रिया है। महात्मा गांधी ने कहा था, धरती अपना आपको पर्याप्त संसाधन जनरेट करती है जो कि आदमी की नीड के लिए पर्याप्त है, परंतु आदमी को अपनी ग्रीड को रोकना होगा, तभी ये प्रकृति का संरक्षण, आदमी का राइट टू लाइफ संभव है। Thank you so much, sir. Now moving further towards the program, I would request our chairman, sir, Professor Govind Prasad Sharma, to give the welcome address. Sir. नमस्कार। About the book and sharing your views on this topic. So moving forward, now I request our guest of honor, Shri Mahesh Chandrapant sir, to share his thoughts with us. Sir, please. ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं तो इसका बहुत प्रशंसक रहा हूँ। मैं लखनऊ में ओएसडी लाइब्रेरी स्टाफ, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा किताबें मैं न्यूटन बुक ट्रस्ट की खरीदता था। तो इन पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक विचार पहुँचेंगे, लोगों तक समस्याओं के समाधान पहुँचेंगे, और हम शायद अपनी आने वाली पीढ़ी के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए लोगों को समझदार बना करके पर्यावरण के प्रति उनकी चेतना को जगाने का काम कर पाएंगे। दिनेशन जी उसका उनका हवाला देके उद्धृत करते हैं, कोट, हाउ इज इट पॉसिबल दैट मोस्ट इंटेलेक्चुअल क्रिएचर ever to walk the planet Earth is destroying its only home। हम अपने आप का घर समाप्त कर रहे हैं, ये आश्चर्यजनक है। हम इस प्लेनेट के कस्टोडियन हैं, हमें इसको नैतिक दायित्व कस्टोडियन होने के नाते कि आगे की जनरेशंस इसको एंजॉय करें, हम इस प्लेनेट अर्थ को उनको लिए सुरक्षित छोड़ें। पर जिस पौधे को हम 100 साल में परिपक्व पाते हैं, हम कितने दिन में उसको लगा लेंगे और कितने दिन में आगे बढ़ा लेंगे? ये बड़ा भारी हमारे सामने प्रश्न था। बहुत सारी गोष्ठियां हुई। उत्तराखंड में मैं शिक्षा निदेशक था, 2000 की बात हो रहा। इन कंसर्न्स को देखते हुए हमने वहाँ बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं की, वहाँ के राजनेताओं की और अध्यापकों की, विचारकों की गोष्ठियाँ की, और पद्मश्री श्री ललित पांडे उत्तराखंड सेवा निधि के निदेशक हैं, उनके सहयोग से हमने एक पाठ्यक्रम बनाया। हमने कहा जब तक आप पर्यावरण के प्रति सचेत बच्चे को प्राइमरी लेवल से, स्कूल लेवल से नहीं करेंगे,
उसके व्यवहार में परिवर्तन की बात आप जब तक शुरू से शिक्षा में नहीं लाएंगे तब तक हमारी ये मनोवृत्ति बदलेगी नहीं और हमारी सभ्यता को प्रभावित कर रही है। इस समस्या का समाधान क्या होगा? पुस्तक के अंदर कुछ बिंदुओं को उठाया है और उन बिंदुओं का कुछ जवाब भी दिया है। पर्यावरण को लेकर के हम सब लोगों की जो चिंता है उसके समाधान की ओर एक नई दृष्टि से, एक नए विचार से इस पुस्तक को लिखा गया है। एनबीटी इस प्रकार के साहित्य और इस प्रकार की रचनाओं को प्रकाशित करने में बहुत आगे रही है। हमको इस बात की खुशी है कि एक युवा लेखक के पर्यावरण से जुड़ी हुई दूसरी पुस्तक का हमने प्रकाशन किया है और आज यहाँ उसका लोकार्पण भी हो रहा है। प्रत्येक साल दम घोंटू वातावरण 2-3 महीने का ऐसा रहता, दिल्ली में रहता है, क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो जाती है। और इवन बसेस का बंद करना, कभी ऑफिस की बंद करने की बात चलती, कभी कुछ बात चलती है, परंतु एक बार तो हम सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे थे तो इतना दम घोंटू वातावरण था, एक दो वकील तो वहां फेल भी हो गए। हम जिंदा रह गए तो क्या हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा हो उसका, उस पॉल्यूशन का, कितना जीवन आपका कम हुआ, इसकी आप गणना नहीं कर सकते। जीवन निश्चित तौर से इस प्रकार के दम घोंटू वातावरण से कम होता है। कैंसर जैसी बीमारियां तक, खतरनाक बीमारियां बनती हैं, अन्य बीमारियां बनती हैं। मेरे को एक घटना याद आ, आज हम जहां पहाड़ों में जाते हैं रिलैक्स होने के लिए, पहाड़ों में ही अगर पहाड़ खोद दिए जाएं, वृक्ष काट दिए जाएं, तब क्या होगा? इकोलॉजिकल बैलेंस का क्या होगा देश के? पहाड़, नदियां ये आवश्यक हैं, मानव जीवन के लिए आवश्यक है। तो मंगल ग्रह बनने में हमें धरती को अधिक समय नहीं लगेगा। और जिस हिसाब से क्लाइमेटिक, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज हम देख रहे हैं, हम लोग भुगत रहे हैं उसको। अभी भी चेतना की आवश्यकता है कि हम उससे चेतें, अपने अंदर जागृति लाएं। ये पुस्तक को जागृति एक कैटलिस्ट के तौर पर काम कर सकती है, इस प्रकार की पुस्तकों की। और मैं तो ये कहूँगा, इन्होंने इंग्लिश में लिखा, हिंदी भाषा में ज्यादा आवश्यक है और रीजनल लैंग्वेज में ज्यादा आवश्यक है, जो कि एनबीटी इस दिशा में कार्य कर सकती है। इस प्रकार की पुस्तकें आज हमारे स्वयं के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं, ऐसी पुस्तक लिखने के लिए। दिल्ली की बात की गई, वसुधैव कुटुंबकम, यह भारत का प्राचीन संस्कृति है कि हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। यह सोच भारत में इतने पुराने वर्षों से, इतने सदियों, इतने सबसे प्राचीन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट आ गया तो भारतवर्ष में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी नहीं हो, सब सुखी हो, सबको सूर्य का प्रकाश बराबरी से मिले,
सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, सबको नेचर का लाभ, प्रकृति का लाभ बराबर रूप से मिले। कॉमर्शियलिज्म को रोकना होगा, ग्रीड को रोकना होगा, इस प्लेनेट को सुरक्षित रखना है। तो हमें आवश्यकता है ऐसे एक्टिविस्ट की, जैसे निरंजन देव भारद्वाज हैं। मैं इनके माता पिता को साधुवाद देता हूँ कि ऐसा फोटो दिया है जिसने कम से कम इस विषय को, जिसमें चाहे वो आर्थिक तौर से कुछ ना कमा पाए, परंतु एक ऐसा विषय है जो कि पूरे विश्व के लिए आवश्यक विषय है। ऐसे एक्टिविस्ट की, ऐसे निरंजन देव भारद्वाजों की भारत को बहुत जरूरत है, ऐसे लेखकों की भारत को बहुत जरूरत है, और सभी विषय में इस प्रकार की पुस्तकों की बहुत आवश्यकता है। भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को आवश्यकता है। आज हमें समझना होगा हमारे एक्शन का क्या रिएक्शन है, इनएक्शन का क्या परिणाम है। एक्शन और इनएक्शन और उसका रिएक्शन को जब तक हम नहीं समझेंगे, उसका साइंटिफिक विवेचन नहीं समझेंगे, उसको समझने में यह पुस्तकें सामान्य ज्ञान देने में आवश्यक हैं। और ये आवश्यक है कि ये पर्यावरण का विषय इंट्रोड्यूस किया जाए बच्चों के स्कूल के कोर्स में ही। इसको समाहित करना होगा कि व्हाट इज पर्यावरण, पर्यावरण का क्या मीनिंग है, पर्यावरण का क्या इंपॉर्टेंस है। जिम्मेदारी है यूरोपियन विकसित देशों की जिम्मेदारी है, अस्तित्व तो हमारा भी है, स्वयं का अस्तित्व की बात है। अगर हम अपने यहाँ सफाई नहीं रख सकते, एक पवित्र नदी को हम अपवित्र कर सकते हैं जिसमें कि नहाना मुश्किल हो जाए, दोष किसका है? कैसी कॉमर्शियलिज्म, ऐसे उद्योगों की हमें आवश्यकता है? अस्तित्व की कीमत पर कोई उद्योग, अस्तित्व में ह्यूमन रेस के लिए उद्योग हैं, प्रोग्रेस के लिए उद्योग हैं। अगर ये उद्योग, इंडस्ट्रीज हमारे अस्तित्व को ही समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं, तो ऐसे उद्योग का बंद हो जाना तुरंत, अविलंब अति आवश्यक। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को डायरेक्ट गंगा, यमुना और अन्य नदियों में, ये दो ही नदियों का हश्र नहीं है। आप यहाँ पूरे भारत में, यहाँ एक हिमालय से लेके दक्षिण तक देख लीजिए, पूर्व से लेके पश्चिम तक देख लीजिए, सभी लोग, सभी नदियों की यही विडंबना है कि उनको अत्याचार सहन करने पड़ रहे हैं। ये नदियां जीवन जाएगी हैं। Environment is that we all are the only creatures on the earth. We cut the trees, we make the paper, and then we go and write on that paper, please save the trees, say no to the deforestation. This is the biggest contradiction that we have, and this book tries to uncomplicate this contradiction. The book will also inspire the people not to consider Earth just as a planet. Well, if you break the words of the earth, then each and every letter of a word has a hidden meaning. For instance, E here can stand for environmental, A for affection and attention, R for required, T for to, and H for healthy earth. Therefore, the earth, this book tries to give another definition that earth means environmental affection and attention required to make a healthy earth. This book also tries to elucidate on the philosophy that there are 7 R's of environmental renaissance. We all know what reduce, reuse, recycle is all about, but we can also think about rethinking and reunion. When we rethink, that is, each and every action of ours can be detrimental to the climate, can be detrimental to the environment, and if we rethink our actions, majority of the problems can be solved. For instance, for going to about a 500-meter distance, we can go by walking or cycling. But what we choose is we choose to go by automobiles. But if we rethink, the problem can be minimized to a certain extent.
The other R which has been written in the book is about reunion. That is, as environmental renaissance strives for revival of human relationship with the environment, we need reunion with the nature. That is, this reunion can never come in the urban concretes, the urban jungles. It can only and only come when we are close to the nature. Well, I think it is the high time today that we consider this philosophy of environmental renaissance, and we ask ourselves that we need to move ahead towards a cleaner, healthier, and more prosperous planet for the Earth. As the Black Death, we all know, shook the foundations of the European society, but it led to new discoveries, new innovations, scientific temper, rationalism, and further changed the trajectory of human civilization. The human civilization's trajectory was on a high. It went straight up. The coronavirus also has a message for all of us that we would have seen perhaps the before and after lockdown images. The COVID crisis, the coronavirus tells us we need to unearth thyself. And this ideology of environmental renaissance, written in the book, tries each and every person to express his or her gratitude towards this planet for abundance of care and compassion. Well, दूसरी इनकी पुस्तक में अगर पढ़ें, उन्होंने लिखा है प्रकृति हमको सब कुछ देती है। बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, कितना सुंदर विचार है बायोडाइवर्सिटी। फ्लोरा एंड फौना बोथ, पक्षी, पशु पक्षी, पेड़, ये सबको जो प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं, इनका संरक्षण करना हमारा दायित्व है। अगर हम इनका संरक्षण नहीं कर पाएंगे और वस्तुतः हम अपना संरक्षण स्वयं नहीं कर पा रहे, हमने अपने आप को साधन उत्पन्न कर दिए कि हम अपने आप के अस्तित्व को समाप्त करने की ओर जा रहे हैं। When we talk of environment, मैं तो इस बात गर्व से के साथ कहता हूं कि भारत वैश्विक सोच रखता है, परंतु वैश्विक सोच रखने से विश्व के मंच पर अपनी बात कहने ने वर्ष से हमारा संकल्प पूर्ण नहीं होता। उसके लिए हमें कहाँ कार्य करना होगा? हम जहाँ रहते हैं उस धरती का ऋण चुकाने के लिए हमें वहां पर एक्शन करना होगा, एक्ट लोकली। जब हम दिल्ली में, हमें दिल्ली में कार्य करना पड़ेगा। हम ग्वालियर में रहते हैं, ग्वालियर में कार्य करना होगा। हिमाचल में रहते हैं, आपको हिमाचल में कार्य करना होगा। आप जहाँ रहते हैं अपने घर में कार्य करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी पर्यावरण के प्रति। हमें क्या जलाना है, क्या नहीं जलाना है, प्लास्टिक इस्तेमाल करनी या नहीं करनी, कागज का कितना इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल नहीं करना, कहाँ आवश्यक है कागज का इस्तेमाल, और कागज को क्या फाड़ के फेंक देना चाहिए। मैं तो ऐसे लोग देखे जो कागज का उपयोग इस प्रकार से करते हैं कि जरा सा भी हिस्सा अगर उसका खाली रह जाए। is for the future, it is also for the present generations. The book provides an opportunity for the atonement of human actions, our own wrongdoings, and it inspires us that we make positive actions towards the environment and nature. I would just say that the environmental choices that we make today, the ecological solutions which we are going to take today, will determine the course of our future civilization. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your presence. Thank you. प्रसन्नता कहिए, आनंद कहिए, एक अच्छा कहिए, अनुभव करने का एक निजी कारण है। इस कार्यक्रम में आदरणीय जस्टिस अरुण जी आए, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। पंत जी हमारे मित्र हैं, इस समय स्टीयरिंग कमेटी में हम दोनों लोग काम कर रहे हैं। नेफा के चांसलर हैं, और कल मैंने जब आपका अनुरोध किया
तो वो सहर्ष आने के लिए आपने अपनी सहमति हमको दी। मैं इसके लिए उनका भी आभारी हूँ। आप सब लोगों का स्वागत है और आगे की कार्रवाई। Good afternoon, everyone. Respected Honorable Justice Shri Arun Kumar Mishra ji, Chairman, National Human Rights Commission, Shri Mahesh Chandra Pant ji, Chancellor NEFA, respected Professor Shri Govind Prasad Sharma ji, Chairman NBT, respected Shri Yuvraj Malik ji, Director NBT, and my greetings to all the esteemed dignitaries who are present in the audience. Well, ladies and gentlemen, I think we all will agree to one particular fact, and that is we are in an era of ecological crisis and climate emergency. I will enumerate a few facts which second my opinion. The very first fact is that out of 30 most polluted cities in the world, 22 cities are from India. New Delhi is the global most polluted capital of the world, and this is according to the World Air Quality Report 2020. Niti Aayog had said that 70% of India's surface water is unfit for consumption. And the IPCC report, that is the Intergovernmental Panel on Climate Change, says that from 1901 to 2018, there has been a rise of about 0.7 degrees centigrade in the temperature of India. Well, ladies and gentlemen, let's just go back to the time, just 1 or 2 years back, the time of lockdown in the COVID crisis. We heard so many news in the newspapers and TV bulletins that the air quality is improving, the water pollution has declined a bit, the environmental deterioration has also declined a bit, and it appeared as if the nature is healing. The book which I have written, Environmental Renaissance, talks about the fact that how nature can further be healed and how we as individuals can help in nurturing the nature. Well, let's move ahead to the inquisitive subject matter of the book, and I would like to take you all back to the 5th and 16th century Europe. There was a period of Europe which has been categorically stated as the period of Dark Ages. That was the period of Middle Ages in which logic, rationalism, everything took a backseat, and superstitions and frog in the well syndrome took the front seat. But what happened after? What happened in the Middle Ages was that there was a pandemic which was named as the Black Death, or the plague, the bubonic plague which had come into the Europe. Just to tell you the extent of how the Black Death was, I would like to quote the Italian author and poet Giovanni Boccaccio. In his book, The Decameron, he says that, and I quote him, that no human wisdom or provision was of any use. The sick people were forbidden to enter the cities. No doctor's advice or medicine seemed to be of any help. Either the disease was incurable or simply the doctors did not know how to cure it. He further says that there were dead bodies all around the Europe and the deads were treated very badly. Nor were the dead honored with dear likes and companions and flowers, and the amount of holy ground which was available for the burial was also insufficient. Now from 1350s, let's move to 2020 and 2021. And I can see many faces wondering in the audience that was I telling you something which is related with COVID crisis. Coincidentally, everything of the Black Death and COVID-19 crisis is very coincidentally similar. I'll tell you a few things that which basically second this similarity between the two. In 2011, multidisciplinary science journal Nature had stated that in the Middle Ages, the pandemic which arose, that was from China. COVID-19 has started also from China. Another similarity was that the recumbent transmission was from animals to the human beings. That means both were zoonotic diseases.
The travel routes were the preeminent vectors now as they were then, and fear, anxiety, emotions were what we can say were the common denominator emotions then and now. Although the Black Death shook the foundations of the European society, but the European society arose and led to something which was the era of Renaissance, an era of blossoming creativity, innovations, science and tech moving forward, and nearly 670 years after, what the world demands us is an era of environmental renaissance. The book tries to unfold the concept of environmental renaissance. That is, there are two words, environment and renaissance. Environment is anything which is related with nature, our surroundings, the biotic and abiotic components, their interactions. And further, renaissance means reawakening or rebirth. Therefore, environmental renaissance in very simpler terms says that Homo sapiens, we the Homo sapiens, have to reset our relationship with the nature. It requests us to reawaken the humanity in the humans. Well, the book Environmental Renaissance also tries to solve the debate between anthropocentrism and ecocentrism. The world today is suffering from homocentrism. This is what Honorable Chairman Professor G.P. Sharma ji had said, that the forests are being cut for mining. So this is human-centric approach which we can see. But what the book demands is make a transition from the human-centric approach to the eco-centric approach. And the book says that environmental renaissance is against this authoritative notion of humanity. And we need to shift our focus to eco-centric approach as well. जाने की जल्दी में था, ऑटो रिक्शा वाले ने पहले तो मोबिल ऑयल जला हुआ डलवाया उसमें पेट्रोल पंप से। उसके बाद थोड़े दुकान के आगे जाके उसने वहां गया, सनातन धर्म मंदिर के ग्वालियर के पास एक वो दुकान थी, वहां से उसने प्योर केरोसिन ऑयल ऑटो रिक्शा में डलवाया। मैंने कहा ये क्या किया आपने? मैं जल्दी में था स्टेशन जाने की, उसमें मजबूरी में उतर सकता था, पर उस समय अभाव था, उसमें जाना पड़ा। आप विश्वास मानिए स्टेशन तक 10 मिनट की यात्रा करने में जो मुझे बेचैनी उत्पन्न हुई वो 3-4 दिन बाद सेटल हुई। इस प्रकार से हमारे देश में लोग मतलब इस प्रकार से जीवन दूसरे का समाप्त करने के लिए प्रकृति को स्वयं के जरा से ग्रीड में थोड़े से लालच की जीवन समाप्त करना, इसको सबको चेक करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जनसंख्या देश की बढ़ी है, निश्चित तौर से डेवलपमेंट की अधिक आवश्यकता होगी, अधिक बिल्डिंग्स बनेंगी, अधिक सड़कों की आवश्यकता है, अधिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है, परंतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए प्रकृति उसको स्वीकार कर सके। अगर हम डेवलपमेंट के और झुकाव डेवलपमेंट ना करें तो आदमी वैसे बोलेगा, और डेवलपमेंट हो तो कैसा हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहां हम बात करते हैं तो वहां पे जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक समस्या की ओर ध्यान उठाया कि दूसरे देश अपेक्षा करते डेवलपिंग कंट्रीज अपना डेवलपमेंट स्लो करें और हम इस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं करेंगे। मैं देशों के नाम नहीं लेना चाहता, मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया है और इस दिशा में हमारे यहाँ कुछ नीतियां भी बनी हैं। इको मार्क स्कीम, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम,
डिसर्टिफिकेशन से रोकने के लिए प्लान, रेगिस्तान न बने, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, इन सब की सफलता बहुत अधिक आवश्यक है। हम एक ऐसे देश में रहने वाले हैं जहाँ की प्रकृति के इथोस, संस्कृति के इथोस, हमारी संस्कृति में प्रकृति के संबंध में जो आधारभूत सिद्धांत हैं कूट कूट कर भरे हुए हैं। गंगा हमारी माँ कहलाती है। वृक्षों को, आप सभी धार्मिक हैं, वृक्षों को भी एक पूजा में एक स्थान दिया जाता है। उनका संरक्षण, संवर्धन, पशुओं का संरक्षण, संवर्धन हमारी संस्कृति में यहाँ तक चंद्रमा को भी रिश्ते में बांध दिया गया। हम तो एक पूरी यूनिवर्सल इन्वायरमेंट में चंद्रमा भी शामिल है। चंद्रमा जो आपको देता है, अगर आप चंद्रमा का अस्तित्व समाप्त कर देंगे तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सूर्य का अस्तित्व हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज नहीं है जो कि सिर्फ हम तात्कालिक तौर से उसकी अनुभव कर लें और उसको, अगर ये प्लेनेट अर्थ को हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ना है, हम फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आज हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ना तो फ्यूचर जनरेशन होगी, ना ही ह्यूमन अस्तित्व होगा। ये इतिहास कौन लिखेगा? जब नई सभ्यता जन्म लेगी, इवोल्यूशन जरूर होगा, तब हमें कोई क्षमा नहीं करेगा। सब खोलो। बोल सकते। Thank you so much. So in this book, Niranjan Dev Bhardwaj, आदरणीय जस्टिस अरुण जी मिश्रा, आदरणीय महेश जी पंत, आदरणीय युवराज जी मलिक, आज के लेखक निरंजन देव भारद्वाज, उनके पिता श्री सोमदेव जी और उनकी माँ भी आज यहाँ उपस्थित हैं, श्रीमती अर्चना भारद्वाज जी। मेरे मित्रों, किसी भी पुस्तक के विमोचन का समय अत्यंत आनंद का समय होता है। एक नई रचना जो जन्म ले चुकी होती है, उसको समाज के सामने समर्पित करने का दिन आज का दिन होता है। पर्यावरण पर निरंजन देव भारद्वाज की ये दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक भी आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व यहाँ से NBT से प्रकाशित हुई थी। उसका भी विमोचन वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर हुआ था और ये आपकी दूसरी पुस्तक है। यदि देखा जाए तो एक ऐसी समस्या जो कि विश्व के 205 देशों को प्रभावित किए हुए है। 205 इसलिए कि
विश्व के देशों की संख्या लगभग 205 है। तो वो एक समस्या है पर्यावरण की समस्या। ये समस्या भी जिन देशों ने विकसित की है या जिन देशों की वजह से ये समस्या है, in India's independence journey, National Book Trust has been a co-traveler of making the country knowledgeable for 65 years. In this process, the publication of a book like Environmental Renaissance by the National Book Trust is an invaluable gift to the country and the world. I am Sneha Gupta. Greetings to all the dignitaries and audience present here. I would like to introduce our guest. We have with us our chief guest, Honorable Justice Arun Kumar Mishra. He is Chairperson, National Human Rights Commission. We have with us our guest of honor, Shri Mahesh Chandra Pant, former Chairman, National Institute of Open Schooling. We have eminent author and environmentalist, Shri Niranjan Dev Bhardwaj, Chairman of National Book Trust, Professor Govind Prasad Sharma, and National Book Trust Director, Shri Yuvraj Malik. Carrying on the tradition of respect and hospitality, we would like to felicitate our guest. I would request our Chairman, Sir, Professor Govind Prasad Sharma, to welcome and felicitate our chief guest, Shri Arun Kumar Mishra, Sir. So we are presenting bouquet of books and flowers, shawls and a memento. Book Trust Shri Yuvraj Malik to propose the vote of thanks, sir. Thank you so much. Very good afternoon. Respected Chief Guest, Honorable Justice Arun Kumar Mishra ji, Guest of Honor Shri MC Banji, Chairman National Book Trust Professor Govind Sharma ji, author of wonderful book Shri Niranjan Dev Bhardwaj ji, his respected parents, family members, friends, my team NBT guest, and all the audience present here. I, on the conclusive remark, welcome you and convey my gratitude for being present here. At the outset, I would like to convey my heartfelt gratitude and thanks to the chief guest of the event who happily agreed and in spite of very hectic commitments, he spared such a valuable time with us, and with his vast experience in all walks of life, he has enlightened us with various dimensions of environmental renaissance, environmental damage, environmental challenges which not only India but the global community is facing. Thank you so much, sir, for all your guidance and wisdom that you have shared with us. My special thanks to our guest of honor, Shri MC Banji, who in spite of having other commitments, happily agreed with a very short frame of time and planned to be present with us as guest of honor. Thank you so much, sir, for being present with us at this short notice. Special thanks to our chairman, under whose vision, leadership and guidance, National Book Trust India has been leading as knowledge partner of the nation. And this is a very valuable contribution as knowledge partner, because this is the book that is one of the finest collection that we'll have and we will be able to showcase to our future generations. Thank you so much, sir, for leading us in a fantastic manner and as a knowledge partner of the nation. And my compliments and congratulations to the author, Shri Niranjan Bhardwaj ji, his wonderful remarks on the book. And I have gone through the book partially. The best part of the book is that it's very simple. And new forms of books will be presented to you. Thank you so much all the dignitaries present on the stage for joining us today for this event, and thanks for taking out your valuable time. And thanks all of you once again for joining this program and making this program a success. Thank you so much. Thank you. As all the dignitaries on the dais have shared the experience, when we talk about these global responsibilities, what we can do at our level is to think globally, act locally.
So when we have to act globally, just the change starts with me, as Gandhi ji said. You be the change you wish to see. Small experiment. Our admin team started selling power, and we saved lakhs and lakhs of rupees in power only in our office. That was a small contribution with my small director administration. This is how we have to think and start at small level. So this global challenge comes with another thing, that the world is divided into school of thoughts: developed versus developing, poor versus rich, forthcoming, backward. All kind of denominations are there. But we have to understand this is the era of climate apathy or climate financing apathy or discrimination and all these variations in the environmental policies. The era has gone. It's a global challenge. We have to fight together, because how will we justify what legacy we is given? There are only two things you can leave. One is knowledge, second is the nature and the environment. हमारे देश में तो पेड़ पूजा, पानी सबकी पूजा होती थी, अभी भी होती है. How we can destroy it? So we have to maintain a balance between our culture and our nature. That पुस्तक जो हमारी संस्कृति है, उसको हमें बचाने के लिए एनवायरमेंट को भी समझना पड़ेगा. प्रकृति और संस्कृति के बैलेंस के साथ, जैसे सबने बोला, we have to move ahead, and कोविड ने बता दिया that nature is supreme. Nobody is above it. It's better that we learn it, and this is a wonderful book. And if we claim that we have to become a global leader, we have to produce global citizens, and to produce global citizens, we have to have such kind of content which shapes young minds, and we educate them about their present and the activities and the policies that will decide the future. And जाने की जल्दी में था, ऑटो रिक्शा वाले ने पहले तो मोबिल ऑयल जला हुआ डलवाया उसमें पेट्रोल पंप से. उसके बाद थोड़े दुकान के आगे जाके उसने वहां गया, सनातन धर्म मंदिर के ग्वालियर के पास एक वो दुकान थी, वहां से उसने प्योर केरोसिन ऑयल ऑटो रिक्शा में डलवाया. मैंने कहा ये क्या किया आपने? मैं जल्दी में था स्टेशन जाने की, उसमें मजबूरी में उतर सकता था, तो उस समय अभाव था, उसमें जाना पड़ा. आप विश्वास मानिए, स्टेशन तक 10 मिनट की यात्रा करने में जो मुझे बेचैनी उत्पन्न हुई, वो 3-4 दिन बाद सेटल हुई. इस प्रकार से हमारे देश में लोग मतलब किस प्रकार से जीवन दूसरे का समाप्त करने के लिए प्रकृति को स्वयं के जरा से ग्रीड में, थोड़े से लालच की जीवन समाप्त करना, इसको सबको चेक करने की बहुत अधिक आवश्यकता है. जनसंख्या देश की बढ़ी है, निश्चित तौर से डेवलपमेंट की अधिक आवश्यकता होगी, अधिक बिल्डिंग्स बनेंगी, अधिक सड़कों की आवश्यकता है, अधिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है. परंतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए प्रकृति उसको स्वीकार कर सके. अगर हम डेवलपमेंट के और झुकाव डेवलपमेंट ना करें तो आगे वैसे बोलेगा, और डेवलपमेंट हो तो कैसा हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहां हम बात करते हैं, तो वहां पे जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक समस्या की ओर ध्यान उठाया कि दूसरे देश अपेक्षा करते डेवलपिंग कंट्रीज अपना डेवलपमेंट स्लो करें, और हम इस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं करेंगे. मैं देशों के नाम नहीं लेना चाहता, मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ूंगा. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया है, और इस दिशा में हमारे यहाँ कुछ नीतियां भी बनी हैं.